दादा मुझे पुराने ताओवादी साधु के पास ले गए। साधु ने मुझसे कहा, एक शब्द लिखो। मैंने पहला ही शब्द लिखा और उसे देखते ही साधु का चेहरा एकदम बदल गया। मैं घबरा गया। ताओवादी बाबा, ये अच्छा है या बुरा? साफ साफ बताइए। साधु ने गहरी सांस ली और दादा से कहा, बुजुर्ग भाई, सच सुनना चाहते हो? तुम्हारे पोते के सिर पर बड़ा संकट है। ये जो शब्द इसने लिखा है, ये जीवन की आखिरी लकीर है और मौत की पहली। ये जीवन का अंत भी है और मृत्यु की शुरुआत भी। ये बड़े भाई का संकेत है। 9 मौत और 1 जीवन, बड़ी अशुभ निशानी है। दादा ये सुनते ही सीधे साधु के पैरों में गिर पड़े। बाबा, मेरे पोते को बचा लीजिए। इसे मैंने घर में बचा कर रखा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जल्दी करो। वो सांप सैकड़ों साल से रास्ता रोकर बैठा है। कहते हैं तुम्हारा पोता जन्म से दिव्य आंखों वाला है, इसलिए स्वर्ग भी इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। कल वो बच गया, लेकिन हमेशा नहीं बचेगा। इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। दादा घबराकर बोले, क्या तरीका? साधु ने धीमे से कहा, इसके लिए एक भूतनी दुल्हन ढूंढो। ये सुनकर दादा पहले तो सन्न रह गए, लेकिन फिर धीरे धीरे सिर हिला दिया। मैं छोटा था, मगर इतना समझ गया था कि इसका मतलब क्या है। मुझे किसी मृत लड़की से शादी करनी होगी। क्या यही मेरी किस्मत है? मैंने तुरंत विरोध किया, लेकिन मेरी जिद आखिरकार दादा की 2 बड़ी सफेद व्हाइट रैबिट टॉफियों के आगे हार गई। मैंने कहा, दादा अगर भूतनी लाओ तो सुंदर वाली लाना। दादा मुस्कुराए, ठीक है, सबसे सुंदर लाऊंगा। मंदिर से निकलकर दादा मुझे शहर के बाहर कब्रिस्तान ले गए। वो एक जवान अविवाहित लड़की की कब्र ढूंढ रहे थे। आखिर उन्हें एक कब्र मिली। कब्र के सामने खड़े होकर दादा ने कहा, देवी, मेरा नाम झांग हुआई है। ये मेरा पोता झांग जुलान है। 5 तत्वों का पेड़, सुनहरी मिट्टी, 8 सितारों की किस्मत, इसके पास यिन यांग की आंखें हैं। आज मैं अपना मान छोड़कर आपके सामने आया हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे पोते के साथ यिन यांग का बंधन बांध लें। इसे सुरक्षित रखिए। हमारा झांग परिवार आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। ये कहकर दादा ने जेब से सफेद जेड का कंगन निकाला और कब्र के सामने रख दिया। ये जेड कंगन आपका उपहार है। अगर आप राजी हो तो इसे स्वीकार कर लीजिए। हम दोनों लंबे समय तक वहीं खड़े रहे, जब तक 3 अगरबत्तियां पूरी तरह जल नहीं गईं। 2 छोटी, 1 लंबी। इसका मतलब था रिश्ता मंजूर नहीं। दादा ने सिर हिलाया और कंगन उठा लिया। फिर अगली कब्र की ओर बढ़ गए। हम कई अविवाहित लड़कियों की कब्रों पर गए, लेकिन किसी ने भी मंजूरी नहीं दी। मैंने उदास होकर पूछा, दादा क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि कोई भूतनी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? दादा ने कहा, बात ऐसी नहीं है। अविवाहित आत्माएं जीवित इंसान से शादी नहीं कर सकती और तुम्हारी किस्मत में जो लंबी आयु का तारा है वो उन्हें पास आने भी नहीं देता। फिर भी दादा हार मानने को तैयार नहीं थे। वो एक एक कब्र पर कोशिश करते रहे। रात पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। दादा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर रात के 12 बजे से पहले भूतनी दुल्हन नहीं मिली तो मेरी जान नहीं बचेगी। घबराहट में मैं दादा से आगे आगे चलने लगा। अंधेरे में मुझे रास्ता दिखाई नहीं दिया और मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। दादा के हाथ से वो सफेद जेड कंगन छूटकर लुढ़कता हुआ मेरे सामने एक छोटे से मिट्टी के टीले के पास जाकर रुक गया। दादा जल्दी से उठे और कंगन उठाने आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया वो जेड कंगन अचानक गायब हो गया। मुझे लगा मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा, कंगन सच में गायब था। दादा ने धीरे से उस मिट्टी के टीले की तरफ देखा और बोले, अरे लड़की, क्या तुमने ये जेड कंगन ले लिया? क्या तुम मेरे इस इकलौते पोते से शादी करने को तैयार हो? रात की हवा अचानक ठंडी हो गई और कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। मैं बचपन से ही अपने दादा की हर बात मानता आया था। जब मैंने दादा को उस मिट्टी के टीले के सामने झुकते देखा तो मैं भी घुटनों के बल बैठने ही वाला था। तभी अचानक मेरे सामने तेज हवा का झोंका आया और मुझे घुटनों से उठाकर सीधा खड़ा कर दिया, जैसे किसी ने मुझे छूकर कहा हो, ऐसा मत करो। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, आकाश का मान करो, धरती का मान करो, माता पिता का मान करो। फिर एक नरम और मधुर स्वर आया, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं। मैंने घबराकर दादा से पूछा, दादा क्या ये भूत की आवाज थी? हालांकि मैं साफ सुन नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज बहुत सुरीली थी। बस उसके शब्द हमारे जैसे नहीं थे। दादा ने कब्र की तरफ देखकर पूछा, बेटी तुम्हारी उम्र क्या थी? हल्की सी फुसफुसाहट आई, 18 दूसरे वर्ष। अचानक आधी रात को तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए, चांद छिप गया, तारे गायब हो गए और मेरी व दादा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में मैंने देखा जंगल के उस पार एक औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चलने का तरीका बहुत अजीब था। वो 1 कदम चलती, फिर 2 कदम और फिर अचानक जमीन पर लेट गई। उसका शरीर जमीन से सटा हुआ था और वो हमारी तरफ ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई सांप सरकता है। मैं डर के मारे कांपने लगा। दादा आपके पीछे कोई लंबा कीड़ा है? दादा ये सुनकर सिहर उठे, लेकिन वो पलट पाते उससे पहले ही उस स्त्री आत्मा ने कुछ कहा। उसके शब्द खत्म होते ही वो लंबा सुनहरा कीड़ा जो तूफान और बारिश से भी नहीं डरता था अचानक जमीन पर गिर पड़ा और सचमुच वो जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर चला गया, पूरी तरह हमेशा के लिए। उस दिन के बाद मैंने कभी उस लंबे कीड़े को नहीं देखा। दादा की आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने जेब से एक जेड का लॉकेट निकाला और उस मिट्टी के टीले पर रख दिया। बेटी अंदर आ जाओ। जैसे ही उन्होंने कहा, मिट्टी के ढेर से एक काली परछाई निकली और उड़कर उस जेड लॉकेट के अंदर समा गई। दादा ने वो लॉकेट उठाया और मेरे गले में पहना दिया। फिर गंभीर आवाज में बोले, चूलान, इसे हमेशा पहने रखना, कभी भी इसे उतारना मत और इसे खोना मत, समझे? मैंने सिर हिला दिया। उसके बाद दादा मुझे फिर उसी ताओवादी मंदिर ले गए। वहाँ बूढ़े साधु ने अपनी खास जड़ी बूटियों से एक दवा बनाई और उससे मेरी आंखों की शक्ति को सील कर दिया। घर लौटकर दादा ने घर की उत्तर दीवार पर एक छोटी सी वेदी बना दी। हर सोमवार और गुरुवार वो लियू रुयान के नाम पर अगरबत्ती जलाते। धूप पूरे दिन जलती रहती। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य हो गई। मैं बाकी बच्चों की तरह खेलने जाने लगा। कोई अजीब घटना नहीं हुई। वो लंबा कीड़ा भी जैसे कभी था ही नहीं और मेरी रहस्यमयी भूतनी दुल्हन लियू रुयान वो भी कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन हर शांत रात में मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। शायद वो वही थी, सिर्फ वही हो सकती थी, मेरी भूतनी दुल्हन लियू रुयान। मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, लेकिन मेरे 18वें साल की गर्मियों की छुट्टियों की पहली रात अचानक आंगन के बाहर से भागते कदमों की तेज आवाज आई। झांग अंकल, घर में मुसीबत हो गई है, जल्दी चलिए, उसे बचा लीजिए। दादा ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ क्या हुआ। वो आदमी हांफते हुए बोला, चेंगमू जियांग के साथ कुछ भयानक हो गया है। तुमने क्या कहा? दादाजी ने यह सुनकर बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने अपने झोले में से कपड़े की थैली निकाली और उसे अपने शरीर पर टांग लिया। वो अपनी बहू के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर मैं भी खड़ा हो गया और दादाजी को आवाज लगाई, दादाजी मैं भी चलूंगा, तुम घर पर ही रहो, कहीं नहीं जाना। दादाजी ने मेरी बात नहीं मानी। वो
बहू के साथ जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। मैं मन ही मन बोला, अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो भी मैं जाऊंगा। मैं चुपके से घर से निकल पड़ा और चेन मू जियांग के घर की ओर भागा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि आंगन का दरवाजा खुला हुआ है। गांव के बहुत सारे लोग दरवाजे के आसपास खड़े थे। ये देखकर मैं मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं गया बल्कि दीवार पर चढ़ गया। मैं ऊपर से देखना चाहता था कि आखिर चेन मू जियांग के साथ क्या हुआ है। जैसे ही मैं दीवार पर चढ़ा, पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है क्या हुआ है? मैंने कहा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि चेन मू जियांग के घर में शायद कोई प्रेत आ गया है। मैं लेजी से बात ही कर रहा था कि अचानक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि आंगन के बीच में लकड़हारा खड़ा था। उसके हाथ में कमल के कागज का एक टुकड़ा था। वो चौकी के एक तरफ अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक औरत की आवाज निकल रही थी। मैं ये देखकर सन्न रह गया। उसके चेहरे के भाव बहुत नाजुक थे, आवाज मधुर थी, जैसे कोई पुरानी नाट्य गायिका गा रही हो। उसके गाने के साथ अजीब अजीब हरकतें भी हो रही थी। दरवाजे पर लगी लाइटें भी टिमटिमा रही थी। पूरा आंगन बेहद डरावना लग रहा था। मैंने साफ देखा कि दादाजी और लकड़हारे की बहू थोड़ी दूरी पर खड़े थे। दादाजी का चेहरा बहुत गंभीर था, जैसे वह किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों। बहू भी घबराई हुई लग रही थी। मैं आगे बढ़ना चाहता था, तभी किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। मुताओ, ये चेन मू जियांग को क्या हो गया है? आधी रात को औरत की तरह गाना क्यों गा रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पहले देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता था, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि शायद चेन मू जियांग पर किसी आत्मा का साया है। वैसे भी उसे पुराने गीत गाने का शौक था। दादाजी आंगन में तब तक खड़े रहे जब तक चेन मू जियांग ने गाना खत्म नहीं कर दिया। फिर उन्होंने उसे घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? सच सच बताओ। चेन मू जियांग हंसा और बोला, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? पहले खुद से पूछो कि तुम कौन हो। बूढ़े आदमी, ज्यादा दूसरों की चिंता मत करो, अपनी और मरे हुओं की चिंता करो। दादाजी ने ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने अपने झोले से सफेद राख निकाली और चेन मू जियांग के सिर पर फेंक दी। राख पड़ते ही वो जोर जोर से कांपने लगा। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी अंदर आओ और मदद करो, उसे जमीन पर लिटाओ। एक मजबूत कद का आदमी दौड़कर आया और चेन मू जियांग को जमीन पर लिटा दिया। कोई उसके हाथ दबा रहा था, कोई सिर पकड़े हुए था। जोर से पकड़े रहना, अगर ये छूट गया तो बहुत मुसीबत होगी। मैंने कहा, चाचा झांग, चिंता मत कीजिए, ये अभी जवान है, कितना ताकतवर होगा, हम 6 आदमी हैं, इसे संभाल लेंगे। दादाजी चुप रहे। उन्होंने अपने झोले से एक रस्सी निकाली और उस पर कुछ सिक्के बांध दिए। ये जो इस्तेमाल किया हुआ सफेद चूना था, उससे उन्होंने चेंग बढ़ई को कसकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही रस्सी उसके शरीर पर कसी, चेंग बढ़ई अचानक बेकाबू हो गया। तू बूढ़ा आदमी, तू कोई अच्छा इंसान नहीं है, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। उसने दोनों हाथों में जोर लगाया और जो लोग उसे दबाए हुए थे उनके हाथों से खुद को झटके से छुड़ा लिया। दाएं बाएं जोर से वार किया और सबको दूर फेंक दिया। फिर वो बिजली की तरह दादाजी की ओर झपटा, उन्हें जमीन पर गिराकर उनके सीने पर चढ़ गया और दोनों हाथों से उनका गला दबाने लगा। तुझे बहुत दूसरों के काम में दखल देने का शौक है ना? आज मैं तेरा गला घोंटकर खत्म कर दूंगा। मैंने जैसे ही देखा कि भूत के कब्जे में आया चेंग बढ़ई मेरे दादाजी का गला दबा रहा है, मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं तेजी से उसके पीछे भागा, पीछे से उसकी गर्दन जकड़ ली और पूरी ताकत से उसे पीछे खींचने लगा ताकि दादाजी को छुड़ा सकूं। मेरे झटके से उसने दादाजी को छोड़ दिया और धीरे धीरे सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल लाश की तरह सफेद और सख्त था। ऊपर से दादाजी ने जो सफेद चूना उसके चेहरे पर फेंका था, उससे वह और भी डरावना लग रहा था। उसकी दोनों भौहें आपस में जुड़कर एक सीधी सफेद रेखा जैसी बन गई थी। उसके कांपते होठों के किनारे से सफेद झाग निकल रहा था। आंखें हरे रंग की चमक से जल रही थीं और वह मुझे घूर रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझे लगा मेरे शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया है। दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। दिमाग मुझे कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन मेरे कांपते पैर जमीन में धंसे हुए थे। एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था। अचानक वह अजीब सी हंसी हंसने लगा। फिर उसने हाथ घुमाकर मुझे जोर से झटका दिया। मैं उससे छिटकर दूर जा गिरा। मेरी पसलियों में तेज दर्द उठा और शरीर जैसे हवा में उछल गया। जब मैं ये सोचकर आंखें बंद कर चुका था कि अब वह मुझे मार ही डालेगा, तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, चू भाई जल्दी भागो। ये लेजी की आवाज थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि लेजी दौड़कर आया और उसने चेंग बढ़ई को जमीन पर गिरा दिया। उस वक्त मेरा दिल गर्म हो उठा। इतनी खतरनाक हालत में भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने आया था। लेकिन जमीन पर गिरते ही चेंग बढ़ई ने लेजी को नहीं छोड़ा। उसने तुरंत दोनों हाथों से लेजी का गला पकड़ लिया। कुछ ही पलों में लेजी का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसी समय मुझे किसी ने अचानक हवा में उठा लिया और जोर से जमीन की ओर पटक दिया। मैं समझा अब तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन जैसे ही मैं जमीन से टकराने वाला था, अचानक एक अदृश्य ताकत ने मुझे थाम लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी हवा मुझे संभाल रही हो। मेरा शरीर जमीन से कुछ ही इंच दूर रुक गया और फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मैं हवा में तैर रहा था। गांव के लोग जो दरवाजे पर खड़े थे, यह दृश्य देखकर दंग रह गए। देखो, झांग चाचा का पोता हवा में उड़ रहा है। क्या कोई देवता उसे बचाने आया है? झांग चाचा ने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं, शायद भगवान की कृपा हो गई है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वे मेरी ओर उंगली दिखाकर आपस में बातें करने लगे। आंगन में खड़ा चेंग बढ़ई भी अपनी हरी चमकती आंखों से मुझे घूर रहा था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। उसके खून से सने चेहरे पर और भी डरावना भाव था। लेकिन जब मेरी नजर उसकी नजर से मिली तो मैंने उसकी आंखों की गहराई में डर की एक हल्की सी झलक देखी। हाँ, सचमुच वह डर गया था। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। पार्ट 2।